तो बड़ा आपको क्वेश्चन गिवन था कि एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है u इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि इस पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड जो फोर्स है, इज इट ए सेंट्रल फोर्स और नॉन सेंट्रल फोर्स। वर्क एनर्जी पावर में तो आपने पढ़ा होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है बेटा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है सो दिस मीन्स a certain potential energy is there, or if there is a potential energy so this means the force is a conservative force. conservative force का क्या मीनिंग? the net work done in a closed path f of integration dot dx closed path में बेटा कितना होता है वो ज़ीरो, और f dot dx थ्रू एनी पाथ क्या होता है बेटा वो सेम होता है। ये आपने पढ़ा होगा किस में बेटा, वर्क एनर्जी पावर में। और यू कैन से दैट द वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। और आपने एक और रिलेशन पढ़ा होगा इसमें कि कंजर्वेटिव फोर्स और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है इसके बीच में एक रिलेशन होता है। व्हाट इज दैट रिलेशन? दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन एज नेगेटिव टाइम्स डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये डेल ऑपरेटर क्या होता है? ये डेल ऑपरेटर होता है इसके इक्वल माइनस, नॉट माइनस, इट इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो आपके पास एफ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स आई कैप डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल यू बाई डेल जेड। अब अगर आप u को यहाँ पुट कर दो, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द फोर्स फील्ड। तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? डेल यू बाई डेल एक्स, बट u का वैल्यू पता है मेरे को अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ गया? टू अल्फा एक्स। डेल यू बाई डेल वाई कितना आएगा? टू बीटा वाई। और डेल यू बाई डेल जेड कितना आ जाएगा आपका? ज़ीरो। ये तीनों बेटा इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा? फोर्स फील्ड का या फोर्स वेक्टर का। तो फोर्स वेक्टर आ गया अपने पास, कितना आ गया? माइनस टाइम्स आई कैप टू अल्फा एक्स प्लस जे कैप टू बीटा वाई। इस वेक्टर को रीअरेंज कर लें, क्या आ जाएगा? माइनस टू अल्फा एक्स आई कैप माइनस टू बीटा वाई जे कैप। ये आपके पास फोर्स फील्ड आ गया। अब ये बताने कि ये जो फोर्स है इज इट ए सेंट्रल और ए नॉन सेंट्रल। अब सेंट्रल और नॉन सेंट्रल का क्या मीनिंग होता है? जैसे बेटा आपकी कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये m1, ये m2। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे ऐड करता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मासेस। आर गेटिंग दिस? यस। यहाँ बेटा मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, ये फोर्स भी कैसे ऐड करता है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो ऐसी टाइप की फोर्सेस कौन सी होती है बेटा आपकी? सेंट्रल फोर्स। अब नॉन सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? जैसे आपकी न्यूक्लियर फोर्स आ गई, जैसे आपकी फ्रिक्शन फोर्स आ गई, ये आपकी नॉन सेंट्रल फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स भी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, बट बेटा एक इस डिस्टेंस के अलावा भी कुछ और चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड वट एवर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन न्यूक्लियर फोर्स आपकी सेंट्रल हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बेटा सिर्फ आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करने वाली। न्यूक्लियर फोर्स इज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट न्यूक्लियर फोर्स विल ऑलवेज बी एक्टिंग अपॉन द along the center of the particles on which the force is acting। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर बेटा मैं इस सेंट्रल फोर्स के एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ कि भाई इसको मैथमेटिकली बताओ कैसे लिख सकते हो आप, बेटा सपोज करो जो ये m1 है, m1 मास या q1 चार्ज ले लो आप। एक बार फिर से ड्रॉ कर लो इसको, मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ सेंट्रल फोर्स का एक्सप्रेशन आप कैसे बना सकते हो। जैसे बेटा ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? ऑब्वियसली ग्रेविटी फोर्स, वो ऐसे लगने वाली है। एक दूसरे को बेटा ये पुल करेंगे, राइट? बट सेंटर के लॉन्ग लगेगी। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दूँ और लेट से m2 एक्स वाई पे है, तो क्या मैं m2 का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ m1 के रिस्पेक्ट में? क्या आ जाएगा वो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फोर्स वेक्टर कैसा आएगा बेटा? अलोंग द सेम लाइन।
अगर बेटा सेंट्रल फोर्स है तो फोर्स वेक्टर और जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 या 180। अरे बात समझ में आ रही है आपको? यस, 0 या 180 मतलब आपके वेक्टर या तो पैरेलल है या तो वेक्टर बेटा आपके क्या है, एंटी पैरेलल। अगर ये दोनों केसेस बन रहे हैं तो यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा कितना होना चाहिए, 0, नल प्रोडक्ट के नल वेक्टर के इक्वल। तो यानी कि कोई भी ऐसी फोर्स जिसमें एफ क्रॉस आर आपका क्या आ रहा है बेटा, नल वेक्टर, देन दैट फोर्स इज व्हाट, सेंट्रल फोर्स। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है देन इट इज़ ए नॉन सेंट्रल फोर्स। अरे बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब बेटा ये फोर्स वेक्टर आ गया, अब चेक कर लेते हैं सेंट्रल है कि नॉन सेंट्रल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो फोर्स वेक्टर को फिर से लिख लेते हैं एक बार, जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, -2 अल्फा एक्स आई कैप -2 बीटा वाई जे कैप। फोर्स वेक्टर -2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस -2 बीटा वाई जे कैप। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूँ किसी भी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन तो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एफ क्रॉस आर कर लो, डिटर्मिनेंट मेथड लगा लो, एफ के कंपोनेंट लिखो -2 अल्फा एक्स -2 बीटा वाई, के कंपोनेंट 0, ये एक्स ये वाई ये भी 0। ओपन द डिटर्मिनेंट नाउ, एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। चलो तो ये आ जाएगा आई कैप -2 बीटा वाई वाई 0 0 माइनस जे कैप -2 अल्फा एक्स एक्स 0 0 प्लस के कैप -2 अल्फा एक्स एक्स, जगह नहीं बची, लेट मी राइट इट ऑन द नेक्स्ट लाइन, प्लस के कैप -2 अल्फा एक्स -2 बीटा वाई एक्स और वाई। अब ध्यान से देखो, ये पहले दो डिटर्मिनेंट तो बेटा आपके 0 हो जाएंगे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 0 आएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली दिस वैल्यू दैट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो आपका जो एफ क्रॉस आर है वो बेटा किसके इक्वल आ गया, के कैप इंटू -2 अल्फा एक्स वाई -2 बीटा वाई इंटू एक्स। इसको रीअरेंज अगर कर ले हम, रीअरेंज करने की क्या जरूरत है, तो सिंपली आप बता सकते हो एफ क्रॉस आर इज नॉट इक्वल टू अ नल वेक्टर, सो दिस मीन्स इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। अरे बात समझ में आ गई आपको? अगर ये 0 के इक्वल आता तो ये सेंट्रल फोर्स होती। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? अब बेटा देखो ध्यान से, अब आपको ये बताना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। अब आपको ये बताना है, अगर बेटा मैंने कांस्टेंट कर दी तो आपको ये बताना है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब, कि किन्हीं भी पॉइंट्स पे कोई ऐसा रीजन बताओ जिसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या रहने वाली है, सेम। यानी कि लोकस बताना है मेरे को, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लो सीधे, यू इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। बेटा यू को कांस्टेंट करना है, इफ़ यू इज़ ए कांस्टेंट तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ, यू को कोई भी कांस्टेंट मान लो, लेट्स से दैट इट इज़ सम वैल्यू, लेट्स टेक इट यू ओनली, मान लो बेटा यू कांस्टेंट है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर बाई यू प्लस बीटा वाई स्क्वायर बाई यू। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई यू बाई अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई यू बाई बीटा। ये बेटा किसकी इक्वेशन है, इज इट रिजेंबलिंग सम इक्वेशन, यस ऑब्वियसली इट इज रिजेंबलिंग द इक्वेशन ऑफ एन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। बात समझ में आ गई? तो यानी कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी उसका बेटा शेप कैसा होने वाला है, एलिप्स। इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी सेम। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ, आई मीन टू से अगर मैं इसकी शेप बनाऊँ तो इसकी शेप कैसे बनेगी, ये एक एलिप्स आ जाएगा। यू को आप चेंज करते जाओगे तो जो आपका एलिप्स होगा, एलिप्स का साइज भी चेंज होता जाएगा, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, ये 2, ये 3, देयर कैन बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इज इट क्लियर टू यू?
अब ये बोल रहा है बेटा जो फोर्स है, फोर्स के बारे में बताओ वो क्या करेगा। और इसने क्या बोला नेक्स्ट में, इफ द फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट देन टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ दैट सरफेस। और फोर्स का इक्वेशन लिख लो, फोर्स का इक्वेशन, हाँ फोर्स कहाँ था, yes this is the expression of the force F equal to minus 2 alpha x I cap minus 2 beta y j cap। F vector equal to minus 2 alpha x I cap minus 2 beta y j cap। अब ये बोल रहा है बेटा फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकालो, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये बोल रहा है बेटा फोर्स को कांस्टेंट मान लो, लेट्स से इट इज अ कांस्टेंट c, तो ये आपका एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, यस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्सप्रेशन को रीअरेंज करो, व्हाट यू विल गेट, सी स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्सप्रेशन को रीअरेंज करो तो ये बेटा वापस किसकी इक्वेशन आ गई है, ये बेटा वापस एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अरे बात समझ में आ गई आपको, यस इट इज़ अगेन एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो यानी कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो सारे पॉइंट्स किस टाइप का शेप फॉर्म करने वाले, अगेन इट इज़ एन एलिप्स। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सी यू।